कभी सोचा है कि एक विशाल साम्राज्य के अंदर ही एक नया राज्य कैसे बनाया जा सकता है? आज हम हैदराबाद की यही दिलचस्प कहानी जानेंगे, जो एक शानदार रणनीतिकार के दिमाग की उपज थी। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, हैदराबाद के संस्थापक के सामने चैलेंज कितना बड़ा रहा होगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? बात है 18वीं सदी की शुरुआत की। वो मुगल साम्राज्य जिसकी कभी पूरे उपमहाद्वीप पर तूती बोलती थी, अब वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। अब ये टाइमलाइन देखिए, 1707 औरंगजेब की मौत, और यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का पतन। और इसी उथल-पुथल के माहौल में 1720 में एक अपॉइंटमेंट होती है जो हिस्ट्री का कोर्स बदलने वाली थी। निज़ाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। तो अब आते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर पर, निज़ाम उल मुल्क। ये सिर्फ कोई मामूली अमीर नहीं थे, नहीं, ये एक बहुत ही शार्प, दूर की सोचने वाले स्ट्रैटेजिस्ट थे। और इन्होंने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए फौरन काम शुरू कर दिया। और देखिए, निज़ाम उल मुल्क ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। सिर्फ 2 साल, 1720 से 1722 के बीच उन्होंने दिल्ली में जो सबसे पावरफुल गुट था, जिसे किंग मेकर कहते थे, उन्हें रास्ते से हटा दिया। दक्कन में जो भी उनके खिलाफ था उसे दबा दिया और एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। मतलब वो दक्कन के अनडिस्प्यूटेड मास्टर बन चुके। लेकिन दक्कन में इतनी सक्सेस के बाद भी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उन्हें वापस दिल्ली बुलाया जाता है और वहां एक नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां निज़ाम उल मुल्क का रास्ता सेंट्रल एम्पायर की सर्विस से एकदम अलग होने वाला था। तो 1722 में उन्हें बना दिया जाता है वजीर, मतलब पूरे मुगल साम्राज्य का प्रधानमंत्री। उस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे प्रेस्टीजियस पद। पर यही पद उनके लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की वजह भी बना। अब यहाँ देखिए, ये कंपैरिजन एकदम साफ दिखाता है कि निज़ाम किस उलझन में थे। एक तरफ थी दिल्ली, जहाँ बस पॉलिटिकल ड्रामा और साजिशें चल रही थी, कोई रिफॉर्म करने नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ था दक्कन, जहाँ एक स्टेबल स्टेट बनाने और अपनी हुकूमत चलाने का एक जबरदस्त मौका था। तो जाहिर है उनके लिए ये चॉइस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। तो उन्होंने फैसला कर लिया, दिल्ली के उस फ्रस्ट्रेटिंग दरबार को छोड़ा और वापस दक्कन लौट आए, अपनी डेस्टिनी खुद लिखने के लिए। ये एक बहुत ही बोल्ड और डिसाइसिव मूव था, इसमें कोई शक नहीं। अब दक्कन वापस आकर निज़ाम उल मुल्क ने एक बहुत ही क्लेवर गेम खेला। देखिए, उन्होंने कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि मैं आज़ाद हूं, नहीं, लेकिन उन्होंने काम बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ही किया। और ये सब कुछ दिल्ली में बैठे बादशाह से बिना पूछे हो रहा था। वो अपनी मर्जी से जंग छेड़ रहे थे, पीस ट्रीटी साइन कर रहे थे, अपने अफसरों को पोस्ट दे रहे थे। मतलब शॉर्ट में कहें तो वो हर वो काम कर रहे थे जो एक आज़ाद राजा करता है। और सोर्स मटेरियल भी यही कहता है। ऑफिशियली उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि वो इंडिपेंडेंट हैं, पर रियलिटी में, असल में वो अपने स्टेट के अकेले मालिक थे। देखिए, एक रूलर के तौर पर निज़ाम उल मुल्क ने सिर्फ पावर पर कब्जा ही नहीं किया, नहीं, उन्होंने एक स्टेबल और प्रॉस्परस स्टेट की नींव भी रखी। उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज थीं, वो भी उतनी ही स्मार्ट थीं जितनी उनकी पॉलिटिकल मूव्स। उन्होंने हिंदुओं के लिए एक टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई, यहाँ तक कि अपना दीवान, मतलब चीफ फाइनेंशियल मिनिस्टर, एक हिंदू को बनाया, पूरण चंद को, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को ही आगे बढ़ाया और जो रेवेन्यू सिस्टम में करप्शन था, उसे खत्म करने की कोशिश की। इससे उनके राज्य में स्टेबिलिटी आई। अच्छा, अपने स्टेट को अंदर से तो उन्होंने सिक्योर कर लिया, पर एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा भी था, मराठा। और जिस तरह उन्होंने इस चैलेंज को हैंडल किया, वो उनकी स्ट्रैटेजिक जीनियस को दिखाता है। अब देखिए, मराठों से डायरेक्ट टक्कर लेने के बजाय उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर डिप्लोमैटिक मूव चली। उन्होंने मराठा लीडर्स यानी पेशवाओं का ध्यान नॉर्थ इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया। उन्हें दिखाया कि वहां एक्सपैंड करने का ज्यादा स्कोप है। और बस इस एक चाल से उन्होंने मराठा पावर को अपनी बॉर्डर्स से दूर कर दिया। इससे हैदराबाद पर खतरा कम हो गया और उन्हें अपनी पोजीशन और मजबूत करने का वक्त मिल गया। तो निज़ाम उल मुल्क ने दशकों तक, डेकेड्स तक एक स्टेबल और पावरफुल स्टेट पर राज किया।
लेकिन जैसे जैसे उनका लंबा दौर खत्म होने को आया, उनकी लेगेसी पर सवाल उठने लगे। साल था 1748। निजामुल मुल्क की मौत हो गई और इसके साथ ही हैदराबाद के लिए एक पूरे युग का, एक एरा का अंत हो गया। सोचिए, उन्होंने ऑलमोस्ट जीरो से एक पूरा स्टेट खड़ा किया था। और उनकी मौत के फौरन बाद जो कुछ भी उन्होंने बनाया था, वो सब खतरे में पड़ गया। सोर्स बताता है कि हैदराबाद एकदम वल्नरेबल हो गया। और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या उनकी बनाई हुई ये सल्तनत वाकई इतनी मजबूत थी? और यहीं पर हमारे सामने एक आखिरी सवाल आकर खड़ा होता है। निजामुल मुल्क ने एक एम्पायर के अंदर एक स्टेट बनाया, इसमें कोई शक नहीं कि ये उनकी जीनियस का सबूत है। पर क्या कोई भी स्टेट जो किसी एक इंसान की पर्सनालिटी और काबिलियत पर इतना ज्यादा डिपेंड करता हो, क्या वो उस इंसान के जाने के बाद टिक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हिस्ट्री हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है।